ठीक है, तो जो सेकंड लास्ट स्टेप थी हमारी उसमें हमें मिल रहे हैं एलिमेंट 6, 2, 7, 14, 10, 0। ठीक है, और साथ में बी रो के लिए अगर देखें तो 0, 6, 13, 3, 4, 0 इस टाइप से ये एलिमेंट यहाँ पर मिल रहे हैं। तो हमें करना क्या है, प्रोसेस जो हम पिछले क्वेश्चन तक लगा रहे थे वो 3 स्टेप में हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें 2 एक्स्ट्रा स्टेप भी फॉलो करना पड़ेगी। क्यों 2 एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो करना पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ। तो पहली तो जो स्टार्टिंग की 3 स्टेप है उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर असाइनमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम असाइनमेंट देते जाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो में एलिमेंट जो दिख रहा है 6, ए और 6 के बीच में, अगर इस 0 को मैं असाइनमेंट दे देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 कैंसल आउट हो जाएगा और ये 0 भी कैंसल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड रो में अगर हम देखें तो सेकंड रो में एक 0 ऑलरेडी कैंसल हो चुका है, तो आपको सिर्फ एक ही 0 मिल रहा है जिसपे कि आप यहाँ पर असाइनमेंट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर एक असाइनमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो ये असाइनमेंट आपका हो गया। साथ ही साथ अगर थर्ड रो की बात करें तो थर्ड रो में आपको एक ही 0 दिख रहा है, तो इस 0 को भी आप असाइनमेंट दे सकते हैं। इससे अगर आप असाइनमेंट देंगे तो यहाँ पर ये जो 0 है ये कैंसल आउट हो जाएगा। फिर रो डी की बात करें तो डी के स्टार्टिंग में एक 0 है, हम इसे असाइनमेंट दे देते हैं। जब यहाँ असाइनमेंट दूंगा मैं तो सॉरी, इस बी को असाइनमेंट नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमने बी में ऑलरेडी असाइनमेंट दे दिया है। तो अगर बी में असाइनमेंट दे दिया है तो यहाँ 0 ही रहेगा क्योंकि हम इसको असाइनमेंट दे नहीं पाएंगे, ये तो क्रॉस हो चुका है बी के असाइनमेंट। तो डी वाले में आप कोई असाइनमेंट नहीं दे पाएंगे। ई वाली रो में आपको एक ही 0 दिख रहा है, तो इसे आप असाइनमेंट दे दीजिए। इसे असाइनमेंट देंगे तो यहाँ पर आने वाला जो 0 है वो कैंसिल हो जाएगा। लास्ट वाला जो डमी रो है उसमें भी एक असाइनमेंट अगर हम यहाँ दे देते हैं तो इधर का जो 0 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ कंडीशन हमारे सामने बन रही है। तो चेक करते हैं कि नंबर ऑफ असाइनमेंट कितने हुए। तो यहाँ पर देखने पे जो हमें लग रहा है नंबर ऑफ असाइनमेंट हम काउंट करते हैं, नंबर ऑफ असाइनमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स आर लेस देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 6/6 का है, दैट मीन 6 है, और नंबर ऑफ असाइनमेंट हमें 5 ही मिले हैं। तो अभी ये हमारा ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर ऑप्टिमल रिजल्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्टेप्स हमने बोर्ड पे यहाँ लिख रखी है इनको फॉलो करना पड़ेगा। मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टेप 3 तक सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर स्टेप 3 तक आपको ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको स्टेप 4 और 5 भी फॉलो करना पड़ सकती है। तो सबसे पहले आप ऐसी रो देखिए जिसमें कि आपने कोई असाइनमेंट नहीं दिया है। तो हमें रो डी जो है, इस रो डी में हमने एक भी असाइनमेंट नहीं दिया, तो इस रो के आगे आप एक राइट का मार्क लगा लीजिए। तो राइट या टिक मार्क हमने यहाँ लगा लिया है। अब सेकंड स्टेप ये देखना रहती है कि मार्क राइट साइन अगेंस्ट द कॉलम दैट कंटेन ए 0 इन द मार्क्ड रो। तो इस मार्क्ड रो में जहां पर क्या आपने राइट का साइन लगाया है उसमें उस रो में वो उस कॉलम को देखिए जहां पर कि कोई 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पर एक राइट का निशान आप लगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद इस कॉलम में हमें देखना है कि कहां पर असाइनमेंट किया गया है। तो इस कॉलम में जो रो 2 है, रो नंबर बी, इस बी वाली रो में हमने एक असाइनमेंट किया है, तो इस असाइन रो के सामने भी एक राइट का निशान लगा लीजिए। फिर आपने देखा कि इस रो में एक और एक्स्ट्रा 0 आ रहा है, यहाँ पर इस असाइनमेंट के अलावा एक और एक्स्ट्रा 0 आ रहा है। मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक्स्ट्रा 0 नहीं आता, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा 0 आ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा 0 जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम के आगे भी आपको एक राइट का मार्क लगाना पड़ेगा। और फिर इसके साथ इस रो में इस कॉलम में जिस रो में 0 को असाइनमेंट दिया गया है वहां पर आपको एक और राइट का निशान लगाना पड़ेगा। तो ये इसकी कंप्लीट प्रोसेस होगी। मोस्टली क्वेश्चंस में आपको जो लास्ट की 2 स्टेप है वो नहीं करना पड़ती, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा 0 भी आ रहा था, इस कारण से आपको वो स्टेप भी फॉलो
करना पड़ेगी। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि हमने एक्चुअल में इसमें किया क्या है, तो आप ध्यान से इसको एक बार फिर से देख लेना। सबसे पहले हमें उस रो को देखना है जिसमें एक भी असाइनमेंट नहीं है, तो इस रो नंबर डी में हमने देखा उस रो के आगे हमने एक राइट का निशान लगा लिया। फिर हमें देखना है कि इस रो में किस कॉलम में जीरो आ रहा है, तो फर्स्ट वाले कॉलम में जीरो आ रहा है तो फर्स्ट कॉलम के आगे हम एक राइट का साइन लगा देंगे। फिर हमें इस कॉलम में देखना है कि यहाँ पर किस रो में हमने असाइनमेंट किया है, तो इस कॉलम में हमने रो नंबर बी में असाइनमेंट दिया है, तो उस बी वाले जो रो है उसके सामने हम एक राइट का निशान लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है कि इस रो में एक एक्स्ट्रा जीरो भी है, ये जीरो भी है, तो ये जीरो अगर एक्स्ट्रा में मिल रहा है आपको, तो इस कॉलम के आगे आप एक राइट का निशान लगा लीजिए। और इस कॉलम में जब राइट का निशान आप लगा रहे हैं तो आपको इस कॉलम में चेक करना है कि इस कॉलम में कहीं पे आपने असाइनमेंट तो नहीं दिया है। अगर असाइनमेंट दिया है आपने तो उस रो के आगे भी एक टिक मार्क लगा लीजिए। तो इस कॉलम में फर्स्ट वाली रो में एक असाइनमेंट है, तो यहाँ पर हम एक जीरो का निशान लगा लेते, राइट का निशान लगा लेते। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। आगे की प्रोसेस आपको पता है, आगे क्या करना है, जिस जिस रो के आगे आपने राइट का टिक मार्क लगाया है उस रो को छोड़कर बची हुई जो रोज है उन पर हम एक लाइन खींच लेंगे, उनके ऊपर एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो खींचिए। कौन कौन सी रो है, फर्स्ट रो के आगे राइट का निशान है, सेकंड रो के आगे राइट का निशान है, थर्ड वाली रो में राइट का निशान नहीं है, तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेंगे। फोर्थ वाली रो में फिर से राइट का निशान है, रो नंबर डी में, तो रो नंबर ई के ऊपर हम एक लाइन खींच लेंगे क्योंकि यहाँ कोई टिक मार्क नहीं है। वैसे ही जो डमी वाली लास्ट रो है उस रो के आगे भी एक टिक मार्क बना लेंगे। ठीक है, तो रो वाइज देखा तो हमें 3 रो ऐसी मिल रही है जिसमें कि आपने लाइन खींच दी है। फिर क्या करना है, आपको कॉलम देखना है। कॉलम वाइज देखेंगे, जिस कॉलम के आगे आपने टिक मार्क किया है उस कॉलम को एक लाइन से कवर कर देंगे। तो इस कॉलम के ऊपर एक लाइन खींच दीजिए आप फर्स्ट वाले कॉलम पे। ठीक है, सिमिलरली जो 6 वाला कॉलम है उस पे भी आप एक निशान इस तरीके से राइट का इस तरीके से आप एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हुई। आगे की प्रोसेस में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि अनकवर्ड एलिमेंट में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। अनकवर्ड एलिमेंट में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, तो अनकवर्ड एलिमेंट अगर हम देखते हैं तो अनकवर्ड एलिमेंट कौन कौन से है, 2 7 14 10 6 13 3 4 6 2 5 5। तो अनकवर्ड एलिमेंट में अगर देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो 2 है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो 2 है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको रिमेनिंग एलिमेंट्स जो है जो कि अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट एलिमेंट को अनकवर्ड एलिमेंट्स जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो एलिमेंट लाइन के थ्रू कवर्ड किए गए हैं, जो एलिमेंट लाइन के थ्रू कवर्ड किए गए हैं उन्हें वैसा का वैसा ही लिखते हैं, और जहां पर लाइन के इंटरसेक्शन होते हैं वहां पर जो एलिमेंट आता है उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो पहला वाला जो अगर हम फिर से एक बार मैट्रिक्स इसका बनाए, मैट्रिक्स कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा 1 2 3 4 5 6, और रो वाइज आप देखें तो आपको मिलेंगी रो ए बी सी डी ई और डमी वाली रो। ठीक है, जो डमी रो आपने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो 6 है ये कवर्ड एलिमेंट है, तो कवर क्या हुआ इसलिए से हमें कुछ नहीं करना, ऐसा कैसे लिख देंगे। सेकंड वाला जो रो ए का सेकंड एलिमेंट जो है 2, इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 को माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0। थर्ड एलिमेंट जो है 7 7 माइनस 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 5, और 14 माइनस 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 12,
सिमिलरली 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, और लास्ट वाला जो 0 है वो कवर्ड क्या हुआ है, कवर्ड एलिमेंट है, तो उसे ऐसा का ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट बी रो का फर्स्ट एलिमेंट देखे तो 0 है, जो कि कवर क्या है, तो उसे हमें कुछ नहीं करना है। सेकंड एलिमेंट है 6, तो 6 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 4, 13 माइनस 2 करेंगे 11, 3 माइनस 2 करेंगे 1, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2। लास्ट वाला 0 जो एलिमेंट है कवर्ड किया हुआ है लाइन के थ्रू, इसलिए से हम ऐसा ही छोड़ देंगे। सी वाला जो एलिमेंट है 10, वो क्रॉस पे आ रहा है, रो और वर्टिकल रो और हॉरिजॉन्टल रो दोनों क्रॉस कर रहे हैं इस पॉइंट पे, इसलिए यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस एलिमेंट में ऐड करना पड़ेगा। तो 10 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 12। 7 जो है वो कवर्ड किया हुआ है तो इसे ऐसे लिख लेंगे, 0 भी कवर किया हुआ है इसे ऐसे लिख देंगे, 5 भी कवर किया हुआ है तो इसे ऐसे ही लिख देंगे, 2 वाला जो एलिमेंट है वो भी कवर किया है तो इसे ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन लास्ट वाला जो 6 है वो फिर से इंटरसेक्शन पे आ रहा है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो इस 6 में हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 6 प्लस 2 ये हो जाएगा आपका 8। नेक्स्ट डी का जो फर्स्ट एलिमेंट है 0 आ रहा है, कवर किया हुआ है तो उसे ऐसे लिख देंगे। सेकंड एलिमेंट है 6, 6 माइनस 2 करेंगे तो मिलेगा 4। सिमिलरली 2 माइनस 2 करेंगे मिलेगा 0, 5 माइनस 2 करेंगे आपको मिलेगा 3, 5 माइनस 2 अगेन विल गिव 3, 4 is uncovered element so it will be written like 4. So E का first element is 3, so 3 plus 2 will become 5. 5 अनकवर्ड है, अनकवर्ड सॉरी 5 जो है यहाँ पर कवर्ड एलिमेंट है, कवर्ड है तो इसे ऐसे लिख देंगे हम 5, 4 भी कवर किया गया है ऐसे लिख देंगे, 0 को कवर किया गया है, 6 को कवर किया गया है। सिमिलरली जो 3 है वो इंटरसेक्शन पे आ रहा है, 3 इंटरसेक्शन पे आ रहा है तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। लास्ट वाला जो डमी रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट है 2, जो कि इंटरसेक्शन पे आ रहा है, रो और कॉलम यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो 2 प्लस 2 4। बाकी एलिमेंट कवर्ड है, 0 कवर किया हुआ है तो इसे लिख देंगे, नेक्स्ट 0 भी कवर किया हुआ है रो के थ्रू, इसे भी 0 लिख देंगे, नेक्स्ट 0 देन फिर 0। लास्ट वाला जो 0 है वो इंटरसेक्शन पे आ रहा है, तो इंटरसेक्शन पे आ रहा है तो इसमें हम एक 2 ऐड करेंगे तो 0 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इस तरीके से ये नया मैट्रिक्स टेबल आपको मिल रहा है इसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम का। अब आप फिर से इसमें असाइनमेंट देना स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि जो असाइनमेंट है वो प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो फर्स्ट वाली रो में अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ स्टार्टिंग में एक 0 दिख रहा है, तो अगर मैं इस 0 को असाइन कर देता हूँ तो इस रो में आने वाला नेक्स्ट 0 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस कॉलम में आने वाले जितने भी 0 है वो भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर मैं सेकंड रो में देखूं तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं 0 कर देता हूं, अगर इस 0 को मैं असाइनमेंट देता हूं तो मेरा डी वाला जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 0 को असाइनमेंट देता हूं तो ये 0 जो मेरा है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर मैं इस फर्स्ट वाले 0 को असाइनमेंट दूंगा तो मेरा एक एक्स्ट्रा 0 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ कर देता हूँ एक असाइनमेंट। तो अगर मैं इधर असाइनमेंट देता हूँ तो इस रो का 0 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन मेरा ये जो डी रो का 0 है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सी वाला जो रो है इसमें देखना चाहें असाइनमेंट, तो हम थर्ड वाला जो इसमें आ रहा है इसको अगर मैं असाइन कर देता हूँ तो यहाँ पर ये जो 2 0 है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। डी वाले में एक ही 0 मेरा रिमेनिंग बच रहा है तो मैं इस 0 को असाइन कर देता हूँ। ठीक है, ई वाले रो की अगर बात करें, अगर ई में मैं यहाँ पर ई पे असाइनमेंट दे देता हूँ, मेरा ये 0 कैंसिल हो जाएगा, एफ में मुझे एक असाइनमेंट यहाँ पर देना रहेगा। तो अब अगर नंबर ऑफ असाइनमेंट हम काउंट करते हैं कितने हो गए, तो नंबर ऑफ असाइनमेंट चेक करते हैं हम कितने हो रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। तो हर रो में हर कॉलम में एक एक असाइनमेंट हो चुका है, और नंबर ऑफ असाइनमेंट जो आ रहे हैं, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू भी 6 आ रही है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो भी 6 है,
इसका मतलब इस कंडीशन में आपको जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो अगर ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात की जाए तो फर्स्ट वाला जो ए है उसके लिए जो सॉल्यूशन रहेगा या जो उसका असाइनमेंट रहेगा वो 2 के साथ होता हुआ दिख रहा है। बी वाले का असाइनमेंट 6 वाले के साथ होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो क्वेश्चन हमने लिया था इसमें ट्रक सप्लाई करने का क्वेश्चन था। तो एक्स्ट्रा ट्रक जो है वो जो सप्लाई किए जाएंगे वो ए के थ्रू सप्लाई किया जाएगा सेकंड वाली सिटी में, बी के थ्रू सप्लाई किया जाएगा सिटी नंबर 6 में, सी के थ्रू सप्लाई किया जाएगा सिटी नंबर 3 में, डी के थ्रू सप्लाई किया जाएगा सिटी नंबर 1 में, ई के थ्रू सप्लाई किया जाएगा सिटी नंबर 4 में। और क्योंकि हमने डमी लिया है तो 4 वाला जो है वो 5 वाले को सप्लाई करेगा, लेकिन डमी एक्टिविटी या डमी रो का मतलब यहाँ पर एक्चुअल में ये है कि हमें इसमें सिर्फ हमने मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, एक्चुअली में ये एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। दैट मींस CT5 जो है उसको कोई एक्स्ट्रा अलग से ट्रक की सप्लाई नहीं की जाएगी। तो अगर इसका फाइनल हम बनाए कि अगर ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा तो कितने किलोमीटर टोटल डेली ट्रांसपोर्टेशन वहां पर होगा, तो हम देख लेते हैं इसमें कितना ट्रांसपोर्टेशन होगा वहां पर टोटल। तो इसके लिए हम यहाँ पर फिर से एक बना लेते हैं इसके लिए वैल्यू। सबकी वैल्यूज आप यहाँ लिख लीजिए जो भी वैल्यूज हमें आ रही है। ए के करस्पॉन्डिंग जो आपको किलोमीटर्स मिल रहे हैं दैट इज 10 किलोमीटर। So total there is 10 kilometers for A2 and B6 के लिए अगर हम देखें तो कितना है 12 है। B6 के लिए हमें 12 किलोमीटर मूव करना पड़ेगा। C3 में टोटल आपकी डिस्टेंस है 3 एंड D1 तो D1 के लिए आपकी टोटल किलोमीटर से 6 किलोमीटर प्लस E4 दैट इज 7 एंड लास्ट वाली जो है वो डमी रो है। सो देयर इज नो नीड टू सप्लाई द असाइनमेंट। सो टोटल डिस्टेंस आपको कितना ट्रेवल करना रहेगा इसको हम चेक कर लेते हैं। ऐसे आप काउंट कर लीजिए कितना हो रहा है ये। दैट इज 38 किलोमीटर। तो इस केस में जो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना रहेगी वो हो जाएगी 38 किलोमीटर्स की। तो इस क्वेश्चन में और बाकी के जो पिछले क्वेश्चन हमने किए थे उसमें बेसिक डिफरेंस ये था कि मोस्टली क्वेश्चन जो है वो थर्ड स्टेप में कंप्लीट हो रहे थे, लेकिन इसमें क्योंकि हमें एक्स्ट्रा जीरोस भी मिल रही थी रो वाइज तो उस कारण से आपको 2 एक्स्ट्रा स्टेप भी फॉलो करना पड़ रही थी। तो जो वेरिएशन ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम था उसमें फर्स्ट टाइप का वेरिएशन हमने देखा कि अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं मिलता है तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरीके से बनाया जा सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए आप एक्स्ट्रा डमी रो इंट्रोड्यूस कर देते हैं और वो डमी रो इंट्रोड्यूस करने के बाद वो स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर किस तरीके से हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वेरिएशन वाले क्वेश्चंस में अगला एक और वेरिएशन जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम वाला। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में मोस्टली हम अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे सब वो मिनिमाइजेशन बेस्ड वाले थे। तो अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है तो हमें ये देखना पड़ता है कि पूरे मैट्रिक्स में जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उस लार्जेस्ट एलिमेंट में से बाकी सारे एलिमेंट जो है हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी एलिमेंट हमें मिलते हैं उस पे फिर हम जो है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम लगा के उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन रहेगा और उस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके किस तरीके से हम
सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही वेरिएशन में एक टाइप का वेरिएशन होता है अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर रहेगा कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पर आप जो भी असाइनमेंट कर रहे हैं उसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें आपका मैक्सिमाइजेशन वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा और अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन किस तरीके से मिलता है इसे भी हम कवर कर लेंगे। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे बना रहा हूँ उसका मैट्रिक्स फॉर्म, आप लोग नोट कीजिएगा और फिर समझते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन है 5 डेस्टिनेशंस है D1, D2, D3, D1, D2, D3, D4 and D5 and there are 5 salesmen S1, S2, S3, S4 and S5। सो कंपनी को ये डिसाइड करना है कि किस डेस्टिनेशन पर किस सेल्समैन को हम सेंड करें ताकि जो टोटल रेवेन्यू है वो मैक्सिमाइज किया जा सके। अब ये हम बनाते हैं यहाँ पर टोटल रेवेन्यू टेबल। ठीक है, तो अगर सेल्समैन 1 जो है वो डेस्टिनेशन D1 पे जाता है सेल्समैनशिप के लिए तो वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, वो जनरेट कर सकता है 40,000 का रेवेन्यू। तो यहाँ जो रेवेन्यू दिया है 1000 यूनिट्स में दिया है। तो अगर सेल्समैन S1 को डेस्टिनेशन D1 पर भेजा जाता है तो वो 40,000 का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। सिमिलरली डेस्टिनेशन 2 पर अगर भेजा जाता है तो वो 46,000 कवर कर सकता है, और D3 पे 48 एंड D4 पर 36 एंड D5 पर 48। सिमिलरली रेवेन्यू वैल्यूज जो सेल्समैन 2 के लिए है दैट आर 48, 32, 36, 29 एंड 44। सेल्समैन 3 के लिए वैल्यूज हैं 49, 35, 41, 38, 45। S4 के लिए कंडीशंस है 30, 46, 30, 46, 49, 44, 44। सेल्समैन 5 की कंडीशंस है 37, 41, 48, 43, 47। तो क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन में आपको दिया है कि देयर आर 5 डेस्टिनेशंस D1, D2, D3 and D4 and there are 5 salesmen S1, S2, S3, S4 and S5. So if the company decide to send the salesman S1 to the destination D1, then he can generate a revenue of 40,000. If the salesman S2 is sent to the destination D1, then he can generate a revenue of 48,000. And similarly, this table shows the revenue generated by all the salesmen in their particular destination. So company has to decide that on which destination the salesman should be sent accordingly so that they can generate maximum profit.
So particularly this question deals with the maximization problem. तो यहाँ हमें maximization करना है. So जो मेथड हमने अभी पढ़ी है, हंगेरियन मेथड जो हमने यूज की है, हंगेरियन मेथड is basically deals with the minimization problem. So first of all we have to convert this maximization problem into मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. इस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सबट्रैक्ट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स के जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसमें से हमें सारे रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को सबट्रैक्ट करके एक नया मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा. तो देखते हैं सबसे जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो कौन सा है. मैक्सिमम एलिमेंट मिल रहा है हमें 49. तो हमें क्या करना है, इस 49 में से बाकी रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स के, उन सभी एलिमेंट्स को 49 में से माइनस करना है. करते हैं, एक नया टेबल आपको फिर से बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं. तो फिर से आपके पास डेस्टिनेशन रहेंगी D1, D2, D3, D4, D5. आपके पास सेल्समैन है S1, S2, S3, S4, S5. ठीक है. So 49 minus 40 will yield 9. 49 minus 46 equal to 3. 49 minus 48 1. 49 minus 36 13. 49 minus 48 1. 49 minus 48 1. 49 minus 32 17. 49 minus 36 13. 13. 49 minus 29 20. 49 minus 44 5. 49 minus 49 0. 49 minus 35 14. 49 minus 41 8. 49 minus 38 11. 49 minus 45 4. 49 minus 30 19. 49 minus 46 3. 49 minus 49 0. 49 minus 44 5. 49 minus 44 5. 49 minus 37 12. 49 minus 41 8. 49 minus 48 1. 49 minus 43 6. 49 minus 47 2. तो ये सारे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे. अब यहाँ से आप हंगेरियन मेथड अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं. और ये जो प्रॉब्लम है आपने इसको इस मैक्सिमाइज वाली प्रॉब्लम को आपने मिनिमाइज प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया. इस टाइप से जो टेबल बनती है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल. ठीक है. दैट मीन्स अगर आप इसको इस टाइप से मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहां पर लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट अब आपको इसमें हंगेरियन मेथड लगाना है. हंगेरियन मेथड के रूल के अकॉर्डिंग आपको हर रो का मिनिमम एलिमेंट देखना है और उस मिनिमम एलिमेंट को बाकी रिमेनिंग एलिमेंट से माइनस करते जाना है. तो सभी रोज के लिए ये अप्लाई करना है और ये चेक करना है कि हर रो में और हर कॉलम में एक जीरो वहां पर आपको मिलता है या नहीं. अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम वाइज भी चेक करना पड़ेगा. हर कॉलम का जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसको उस कॉलम के सभी एलिमेंट में से माइनस करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं रो वाइज जितने भी एलिमेंट है उसे माइनस करते हैं. एक बार फिर से टेबल बनाना पड़ेगी हमें. D1, D2, D3, D4,
and D5, S1, S2, S3, S4 and S5. ठीक है, तो फर्स्ट रो में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1 है, तो 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, 13 माइनस 1 12, 1 माइनस 1 0. सेकंड रो में देख रहे हैं तो अगेन स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 1, so 1 minus 1 0, 17 minus 1 16, 13 minus 1 12, 20 minus 1 19, 5 minus 1 4. थर्ड जीरो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट, थर्ड रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट जीरो ही है, तो इस रो को हम ऐसा कैसे लिख देंगे, तो हो जाएगा 0 14 8 11 4. Fourth row में again smallest element is 0, so this row can be written as it is, so 19 3 0 5 5. Last row में again the smallest element is 1, so subtract 1 from other elements of this row. 12 minus 1 11, 8 minus 1 7, 1 minus 1 0, 6 minus 1 5 and 2 minus 1 1. अब ये चेक करना है कि हर रो में और हर कॉलम में एक जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो जो D4 वाला कॉलम है, देयर इज अ कॉलम D4 व्हिच डू नॉट कंटेन एनी जीरो, जहां पर कोई जीरो नहीं आ रहा है. तो जीरो नहीं आ रहा है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से हमें इसमें कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाना पड़ेगा. हर कॉलम का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो अलग, जो उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसमें से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो D2 और D4 दो कॉलम ऐसे बच गए हैं जहां पर कि कोई भी इस कॉलम वाइज कोई जीरो नहीं आया है, इसलिए हमें ये सेकंड स्टेप अप्लाई करना पड़ेगी. कॉलम वाइज हम देखते हैं, हर कॉलम का स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखते हैं कितना है और उसे बाकी रिमेनिंग एलिमेंट में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट जो अगली स्टेप जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर. तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट जीरो है, तो यहाँ के सारे एलिमेंट जो है वो एज इट इज हम लिख देंगे, क्योंकि इसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो एलिमेंट हो जाएंगे 8 0 0 19 एंड 11. सेकंड कॉलम में देखें तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 2, सो 2 को सभी में से सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस, सो यहाँ करेंगे 2 माइनस 2 0, 16 माइनस 2 14, 14 माइनस 2 12, 3 माइनस 2 1 एंड 7 माइनस 2 5. थर्ड कॉलम में अगेन अगर हम देखते हैं तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जीरो ही है, तो ये कॉलम ऐसा कैसा ही लिखा जाएगा 0 12 8 0 एंड 0. फोर्थ कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो है 5, तो 5 को माइनस करेंगे सभी में से, तो 12 माइनस 5 7, यह हो जाएगा 7, 19 माइनस 5 14, 11 माइनस 5 6, 5 माइनस 5 0 एंड 5 माइनस 5 0. लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें जीरो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो उसे वैसा का वैसा ही लिख देंगे. तो 0 4 4 5 एंड 1. तो इस तरीके से ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें कि हम रो वाइज और कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन करते हैं वो हमने कर लिया है. अब हम इसे असाइनमेंट देना स्टार्ट करते हैं.
और असाइनमेंट देके हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ असाइनमेंट है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल हो रहे हैं या नहीं। अगर हो जाते हैं तो वो ऑप्टिमम रिजल्ट मिल जाएगा, और अगर नहीं होते तो आपको फिर से यहाँ पर ऑप्टिमलिटी की स्टेप्स लगाना पड़ेगी जो कि बोर्ड पे हमने लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें असाइनमेंट देना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं S1 में फर्स्ट वाली रो में इस एलिमेंट को असाइनमेंट दे देता हूँ, तो ये दो जो जीरोस हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। S2 वाले में अगर मैं यहाँ असाइनमेंट देता हूँ तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। S3 में फिर हम असाइनमेंट ही नहीं कर पाएंगे। S4 में बात करें अगर हम, तो अगर मैं S4 में यहाँ असाइनमेंट देता हूँ तो मुझे क्या नुकसान होगा कि ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ दे देते हैं हम, और S5 में यहाँ कहीं असाइनमेंट दे सकते हैं। आप यहाँ भी असाइनमेंट दे सकते हैं। जब आप यहाँ असाइनमेंट देंगे तो ये दो जीरो जो है वो क्रॉस हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट असाइनमेंट आपको यहाँ देना पड़ेगा, तो वो आप आपके अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फाइनली ऑप्टिमल रिजल्ट आना चाहिए। नंबर ऑफ रोज मतलब जो नंबर ऑफ असाइनमेंट होते हैं वो आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से असाइनमेंट दिया। तो अब यहाँ असाइनमेंट हम काउंट कर लेते हैं कितने हो रहे हैं। तो असाइनमेंट हो रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 5 असाइनमेंट यहाँ पर हो रहे हैं, सॉरी 4 असाइनमेंट हो रहे हैं, लेकिन इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 5 है, तो 5/5 का है, और यहाँ असाइनमेंट की जो वैल्यूज है वो कम आ रही है। तो अभी जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं है। तब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेप्स लगाना पड़ेगी ऑप्टिमलिटी वाली। ये जो स्टेप्स लिखी है ऑप्टिमलिटी की, ये सारी हमें फॉलो करना पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले ऐसी रो हमें पता करना है जिसमें एक भी असाइनमेंट नहीं। तो रो नंबर S3 जो है जहां पर कि हमने कोई असाइनमेंट नहीं दिया है, तो इसे हम एक राइट का मार्क बना लेंगे, टिक मार्क लगा लेंगे। फिर हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इस रो में कौन से कॉलम में जीरो आ रहा है। तो इस रो में जो फर्स्ट वाला कॉलम है यहाँ पर जीरो आ रहा है। फिर हमें ये चेक करना है कि इस कॉलम में कहां पर असाइनमेंट दिया गया है, उस रो को देखना है। तो वो रो कौन सी है, S2। उस रो के आगे आपको राइट का निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से ये असाइनमेंट यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो रही। अब एक्स्ट्रा जीरो कोई बच नहीं रहा है, इसलिए स्टेप 3 पर ही ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब क्या करना है कि राइट को छोड़कर, जहां जहां पर आपने रो वाइज राइट का निशान लगाया है उसको छोड़कर बची हुई जो रो है उस पर हमें लाइन कवर कर देते हैं। तो ये लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कॉलम में, जिस कॉलम में आपने राइट का निशान लगाया है उस कॉलम को आपको कवर करना है। आप इस कॉलम को कवर कर दीजिए। ठीक है, ऐसा करने पर आपको ये प्रोसेस मिल जाती है। नेक्स्ट आपको प्रोसेस आगे की पता है। आपको इसके बाद क्या करना है, ये देखना है कि जो अनकवर्ड एलिमेंट है उस अनकवर्ड एलिमेंट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो अनकवर्ड एलिमेंट अगर हम देखते हैं तो अनकवर्ड एलिमेंट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें 4 मिल रहा है, और जहां पर दोनों लाइन का क्रॉस सेक्शन हो रहा है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर उन पॉइंट पर हमें इस 4 को ऐड करना है। बाकी जितने भी कवर्ड एलिमेंट है उनको ऐसा का ऐसा ही रखना है। अनकवर्ड एलिमेंट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इधर तो ऊपर की तरफ जो नया जो मैट्रिक्स बना दिख रहा है उसी मैट्रिक्स में मैं इसकी वैल्यूज लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट वाला जो S1 D1 पे जो एलिमेंट आ रहा है 8, वो क्रॉस सेक्शन पे मिल रहा है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्रॉस कर रही है, और यहाँ का जो एलिमेंट है वो 8 है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4 को 8 करेंगे, तो 8 + 4 विल बिकम इक्वल टू 14। तो ये आप सॉरी ये आपका 8 + 4 हो जाएगा 12। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 12। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट है ये कवर्ड किए हुए हैं।
तो 0070 जो है ये कवर्ड एलिमेंट है। कवर्ड एलिमेंट को हम ऐसा कैसे ही लिख देते, तो यहाँ आएगा 0070। फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया। सेकंड रो पे जो 0 है वो कवर किया हुआ है वर्टिकल रो के थ्रू, तो उसे हम ऐसा कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट है 14, इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो कि अनकवर्ड है, तो इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4 को माइनस करेंगे, तो 14 माइनस 4, 14 माइनस 4 ये हो जाएगा 10। सिमिलरली यहाँ पर भी 12 अनकवर्ड है, 12 माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। 14 माइनस 4 अगेन ये हो जाएगा 10 एंड 4 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 0। बाकी सारे एलिमेंट अभी मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमने 2 रो जो है वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट S3 की बात करें तो S3 में 0 जो आ रहा है वो कवर क्या हुआ है, तो उसे तो अभी हम यही लिख देते हैं। नेक्स्ट 12 जो है वो अनकवर्ड है, 12 माइनस 4 करेंगे 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। फिर 6 माइनस 4 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, और 4 माइनस 4 0। यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है 19, सो ये जो 19 है ये क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है, तो इसमें जब हम 19 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23। ये हो जाएगा 23। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो 1005 है वो कवर किए हुए, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 1005। लास्ट वाला जो 11 है वो भी क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है, तो 11 प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा 15। 5001 ऐसा ही लिखा जाएगा, 5001 हम यहाँ की नहीं लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये नया मैट्रिक्स आपको बन गया है, नया मैट्रिक्स मिल रहा है। और इसमें हम फिर से एक बार असाइनमेंट देना स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि जो असाइनमेंट्स आ रहे हैं ये जो दोनों जो असाइनमेंट हम कर रहे हैं वो ऑप्टिमम वैल्यू हमें दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट रो में जो वैल्यूज आ रही है उसमें हमें 2 0 मिल रहे हैं, तो हम फर्स्ट वाला 0 जो है उसे असाइनमेंट देना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले 0 को यहाँ असाइनमेंट देते हैं हम। जब इस 0 को असाइनमेंट देंगे तो ये जो 2 एक्स्ट्रा 0 है ये कैंसल आउट हो जाएंगे इस रो में। सेकंड रो में इस 0 को हम असाइनमेंट दे दें। अगर मैं यहाँ असाइनमेंट देता हूँ तो इस रो में आने वाला ये एक्स्ट्रा 0 कैंसल आउट हो जाएगा और इस कॉलम का ये एक्स्ट्रा 0 कैंसल आउट हो जाएगा। थर्ड रो में एक ही 0 मिल रहा है तो हम इसे असाइनमेंट दे देते हैं। तो जब इसे असाइनमेंट दूंगा तो कैंसिल होने के लिए कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर S4 वाली में अगर हम फर्स्ट 0 को असाइनमेंट दे देते हैं, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा 0 और ये एक्स्ट्रा 0 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग एक ही 0 बचता है तो इसे हमें असाइनमेंट देना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके से हम करते हैं तो आपको क्या वैल्यू मिलेंगी। यहाँ अगर हम देखते हैं तो असाइनमेंट्स किस किस को दिया है हमने, S1 D2 एक असाइनमेंट हमने S1 D2 को दिया है। सिमिलरली नेक्स्ट जो असाइनमेंट है वो S2 D1 को है, S2 D1 को असाइनमेंट हमने दिया है। S3 D5 को असाइनमेंट दिया है हमने, और S4 D3 को असाइनमेंट दिया है। सिमिलरली S5 और S5 और D4 को भी हमने यहाँ असाइनमेंट दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये असाइनमेंट हमने दे दिए हैं। अगर टोटल कॉस्ट या टोटल रेवेन्यू देखें तो इन सभी रेवेन्यूज को हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड करते हैं इन सभी को तो कितना आ रहा है, 46 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 49 एंड 43, 49 प्लस 43। इसे जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास
231 वैल्यू आ जाएगी 231। तो टोटल 231,000 का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अगर हम सेल्समैन 1 को डेस्टिनेशन नंबर 2 पे सेंड करें, सेल्समैन 2 को डेस्टिनेशन 1 पर सेंड किया जाए, सेल्समैन S3 को अगर D5 असाइन किया जाए, S4 को D3 और S5 को D4 पोजीशन असाइन की जाए। तो अब एक और तरीका इसमें ये कर सकते हैं कि जो असाइनमेंट अभी हमने दिए हैं उसके बजाय अगर हम और कोई सा असाइनमेंट दे के देखते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सॉल्यूशन निकल सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर ज्यादा हो सकते हैं। हम वो भी करके देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर असाइनमेंट किसी दूसरे तरीके से करते तो क्या होता। तो एक बार और कर लेते हैं इसे। मैं यही कंडीशंस लिख रहा हूँ जो हमें मिल रही थी और उसको किसी दूसरे तरीके से असाइनमेंट करके एक बार और चेक करते हैं। कभी कभी मल्टीपल असाइनमेंट मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं, एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं वहां पर। तो एलिमेंट लिख रहा हूं मैं 12 0 0 7 0 0 10 8 10 0 0 8 4 2 0 23 1 0 0 5 15 5 0 0 1। तो ये हमें पूरा जो ऑप्टिमल टेस्ट लगाने के बाद इस टाइप से मैट्रिक्स मिल रहा था। तो अगर मैं फर्स्ट वाला जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट वाला जो हमने दिया था असाइनमेंट, अगर मैं उसी को फॉलो करूं और फिर से एक बार असाइनमेंट देना स्टार्ट करूं, तो मैं फर्स्ट को अगर सेकंड वाले असाइनमेंट देता हूं, मैं सेकंड को इसलिए असाइन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ 2 एक्स्ट्रा जीरो कैंसिल हो जाएंगे मेरे, इसलिए मैं इसे तो असाइन नहीं कर सकता हूँ। और अगर यहाँ असाइनमेंट दूंगा तो भी मेरे 2 जीरो एक्स्ट्रा कैंसिल हो जाएंगे, तो इसे भी असाइनमेंट नहीं दे सकते। तो फर्स्ट वाले में तो मेरे साथ कंडीशन ये है कि मुझे D2 पर ही असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जब D2 पे असाइनमेंट करते हैं तो ये जो 2 है ये हमारे जीरो जो है वो एक्स्ट्रा कैंसिल हो जाएंगे। दूसरे केस में जो फर्स्ट वाले केस में हमने किया था, फर्स्ट वाले केस में हमने यहाँ असाइनमेंट दिया था। तो इस बार हम एक काम करते हैं, असाइनमेंट यहाँ करके देखते क्या हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ असाइनमेंट कर देता हूँ तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और इधर ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। S3 की बात करें तो S3 में हमने पिछले केस में जो असाइनमेंट यहाँ दिया था इधर कहीं दिया था। तो अगर मैं यहाँ असाइनमेंट करता हूँ तो क्या होगा, अगर S3 को हम यहाँ असाइनमेंट दे देते हैं तो एक जीरो ऑलरेडी क्रॉस है, यहाँ भी एक जीरो ऑलरेडी क्रॉस है। ठीक है, नेक्स्ट अगर S4 जो है, S4 के साथ फिर कंडीशन वही आ रही है कि S4 में हमें पुराना वाला ही असाइनमेंट एक देखना पड़ सकता है। S4 में तो जो असाइनमेंट हमने पहले दिया था वैसा ही देना पड़ेगा, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं अगर यहाँ देता हूँ ये असाइनमेंट चेंज हो जाते हैं और सिमिलरली S5 में यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ एक वेरिएशन हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो S2 को D1 असाइन किया गया था, इस बार S2 जो है उसको असाइनमेंट D5 का मिल रहा है, S2 को असाइनमेंट D5 वाला मिल रहा है। तो अगर अब फिर से हम इसका रेवेन्यू देखें तो S1 जो है वो D2 पे असाइन है, तो इसका रेवेन्यू हो जाएगा 46। S2 जो है वो D5 पे असाइनमेंट है, S2 जो है D5 पे असाइन किया गया है, तो ये रेवेन्यू हो जाएगा 44। सिमिलरली S3 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे D1 पे असाइन किया गया है, इसका रेवेन्यू है 49। और S4 जो है वो असाइन किया गया है D3 पे, तो S4 D5 पे क्या है, इसका रेवेन्यू है 49।
AS5 जो है वो D4 पे असाइन किया गया है, AS5 D4 पे असाइन किया गया है, इसका रेवेन्यू है 43। तो अगर ये जो है सब निकालते हैं तो वैल्यू अगेन हमें मिल रही है 231। तो दोनों ही केस से जो मैक्सिमम रेवेन्यू की वैल्यू है वो 231 आ रही है। तो दो अलग अलग तरीके से हमने यहाँ पर असाइनमेंट करके देखा, दोनों तरीके से हमें वैल्यू सेम आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 231,000 रुपीस रेवेन्यू। तो कंपनी के पास अब दो ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, वो इस तरीके से भी असाइनमेंट कर सकती है और इस तरीके से भी असाइनमेंट कर सकती है। तो वेरिएशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसमें एक टॉपिक हमारा रिमेनिंग है अभी, जिसमें आपको जो है रेस्ट्रिक्शंस ऑन असाइनमेंट रहता है। दैट मीन्स कभी कभी स्पेस लिमिटेशन होता है या गवर्नमेंट रूल के कुछ लिमिटेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप वहां पर असाइनमेंट नहीं कर पाते हैं। तो वो जो क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा उसमें मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लूंगा। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे रहेंगे वो वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें फिर इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम स्टार्ट करना रहेगी, जो कि अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे।